बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के महत्वपूर्ण अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक लेके आए हैं। जो आपका जो सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान में 3 भाग होते हैं। एक भूगोल हो गया, एक इतिहास हो गया और एक सामाजिक राजनीतिक जीवन हो गया, जिसमें आज हम भूगोल का अध्याय 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर आपको बताएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न पूरे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका से लिए गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक उत्तर सहित वार्षिक परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रम अनुसार सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। इसका जो भूगोल का अध्याय 1 देखेंगे। अध्याय 1 में क्या है? संसाधन। इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? आपको यहाँ पूछा है कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। अ नंबर झरने का जल, ब नंबर पहाड़ी, श नंबर लोहे के औजार और द नंबर खनिज पदार्थ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर लोहे के औजार। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इसका 4 ऑप्शन है। वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन और निःशुल्क उपहार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर मनुष्य का कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं, वह कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। देखिए, संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है या जा सकता है वह संसाधन है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। फिर प्रश्न नंबर 5 है, पेटेंट किसे कहते हैं? तो उत्तर बता देंगे, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार पेटेंट है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक और मानवीय, मानव निर्मित। और वायु, जल, झील, खनिज, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण में आ गया क्या? वायु, जल, झील, खनिज प्राकृतिक संसाधन, जबकि वाहन, सड़क, वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर बताइए। तो आप इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। एक साइड लिख देंगे नवीकरणीय संसाधन, दूसरी साइड लिख देंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला अंतर देखते हैं हम। नवीकरणीय संसाधनों की एक निश्चित समय के भीतर पुनः पूर्ति की जा सकती है। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनकी एक निश्चित समय के भीतर पुनः पूर्ति की जा सकती है। अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों में के समाप्त हो जाने के बाद उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। जो अनवीकरणीय संसाधन है, यदि वो समाप्त हो गए तो उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा नंबर, नवीकरणीय संसाधन कुछ सीमित संसाधन हैं। इनमें से कुछ सीमित असीमित संसाधन हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन जो है वो क्या होते हैं? असीमित संसाधन हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा अंतर देखते हैं। कुछ संसाधन जैसे जल, मृदा एवं वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। और अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन सीमित मात्रा में हैं और उनका उपयोग भंडार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कौन से नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हो गए? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पानी, वन आदि। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हो गए? खनिज तेल, कोयला, खनिज। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। क्या दिया है? नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में लिखिए। जैसे यहाँ पे दिए हैं आपको लोह एक्स का मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। और तालिका क्या है? वाणिज्य मूल्य और वाणिज्य मूल्य नहीं। तो वाणिज्य मूल्य में कौन कौन से आ जाएंगे? ये आपका लोह एक्स, कृषि भूमि और कोयला, ये काय में आ जाएंगे आपके वाणिज्य मूल्य में। और वाणिज्य मूल्य नहीं है तो ये जो आपका मनोरम दृश्य हो गया, लोकगीत और दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये वाणिज्य मूल्य नहीं में आएंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो उत्तर बता देंगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10।
कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। देखिए आपको यहाँ पे कोई भी 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखना है। तो लिख सकते हैं आप जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे पुल, सड़क, मशीन, वाहन, कारखाने। ये 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? उत्तर देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। इसके आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। तो देखिए इसके 4 उपाय। पहला उपाय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करे। दूसरा उपाय, प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों का उचित और विवेकपूर्ण प्रयोग करे। तीसरा उपाय, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके संसाधनों का पुनर्चक्रण का अवसर दे सकता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 13? सतत पोषणी विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो देखिए सतत पोषणी विकास के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा। दूसरा सिद्धांत, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार एवं अभ्यास में परिवर्तन। तीसरा सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। चौथा सिद्धांत क्या है? समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। और पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना। और छठवां है पृथ्वी की जीवन शक्ति एवं विविधता का संरक्षण करना। यहाँ 4 सिद्धांत पूछा है, आपको 6 सिद्धांत बताए। आपको जो 4 सिद्धांत याद हो जाए या समझ आ जाए आप उन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ से आपका अध्याय 2 स्टार्ट होगा। अभी अध्याय 1 के 13 प्रश्नों का उत्तर बताएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 में क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जीवन संसाधन। उसका पहला प्रश्न है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। जो पहाड़ी भूभाग होते हैं उनमें आने वाली प्राकृतिक आपदा है। अ नंबर भूकंप, ब नंबर भूस्खलन, स नंबर ज्वालामुखी और द नंबर बाढ़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर भूस्खलन। नेक्स्ट प्रश्न है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। अ नंबर 20 लीटर, ब नंबर 50 लीटर, स नंबर 100 लीटर और द नंबर 150 लीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 150 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अवलवण जल उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा होगा? 4 ऑप्शन में से आपको बताएं। तो इसका सही आंसर ब नंबर 3%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप, प्रश्न नंबर 4। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। उत्तर देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए। तो देखिए भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ, नंबर 1, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। नंबर 2, वनस्पति आवरण में वृद्धि। नंबर 3, पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो भूस्खलन को रोकने की प्रविधियों की आपको प्रविधियाँ बता दी, 3 प्रविधियाँ बताए। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। यानी मृदा की रक्षा करने के लिए कौन से 4 उपाय हैं? तो कोई भी 4 उपाय लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बताया। नंबर 1, वनों का संरक्षण यानी वनों की रक्षा करना। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना। नियोजित चराई यानी कि निश्चित जगह पे क्या करना है? चराई कराना है। बाढ़ नियंत्रण, सीढ़ीदार खेत बनाना, फसलों में फेरबदल करना। ये क्या हो गया? मृदा संरक्षण के उपाय हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? उत्तर बताएंगे आप। धरातल पर जल निम्न रूपों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? महासागरों से, बर्फ की चादरों में, हिमानियों के रूप में, भौमजल, नदियाँ, झीलें आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो उत्तर बता देंगे। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? वनों से होने वाले लाभ लिखिए। देखो वनों से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव जंतु आते हैं। वन जीवन के अंतर्गत क्या आते हैं? जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव जंतु आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन, इमारती लकड़ी, फल, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज सहित कई लाभ होते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं वनों के लाभ हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनका वर्णन लिखिए। तो देखिए विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया जा सकता है। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वन होते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार के वृक्ष और घास आती है। कम वर्षा वाले शुष्क पेड़ों में टुंड्रा वनस्पति के मांस
और लाइकेन सम्मिलित है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? जो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं, तो आप उत्तर बताएंगे। जीवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। देखो, जीवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और कम जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन, यहाँ पे कम को क्या पढ़ेंगे? वन जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनों से बहुमूल्य संसाधन ऑक्सीजन, भूमिगत जल, कागज, गोंद, शहद और प्राप्त होते हैं। अपघटक, अपमार्जक और शोषक के आधार पर परितंत्र के संतुलन में जीव जंतु उपयोगी हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान व वन जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। कौन? राष्ट्रीय उद्यान। और वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है CITES को पूर्ण रूप से लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? देखिए, ITES का पूरा नाम क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा। ये क्या हो गया? इसका पूरा नाम हो गया सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये ITES क्या है? सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। उसमें आपको माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन जीव का चित्र चिपकाकर उसके कार्य के बारे में लिखिए। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट के तहत करना है, इसे छात्र स्वयं करेंगे। इसके बाद अध्याय 3 है, अध्याय 3 कृषि। इसका प्रश्न नंबर 1, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। जो भारत है उसमें गेहूं की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर शीत ऋतु में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो ये 4 ऑप्शन है, गेहूं, कहुआ, पटसन, मक्का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर मक्का। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न नंबर 3, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगाना, फूलों का उगाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर औजारों का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखिए। उत्तर देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 प्राथमिक, जिसमें कृषि। नंबर 2 द्वितीयक, इस्पात विनिर्माण। और तीसरा है तृतीयक, बैंकिंग, बीमा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उत्तर बताएंगे। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। खेतों की जुताई, बुआई, मृदा के लिए खाद आदि क्रियाकलाप आवश्यक हैं। इस नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 का कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? उत्तर देखिए, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। और जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? उत्तर देखिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया निर्वाह कृषि, जिसमें गहन, आदि निर्वाह, स्थानांतरित और चलवासी सम्मिलित है। और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि, जिसमें अनाज मिश्रित और रोपण है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? लिखिए। उत्तर देखिए, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया? तो उत्तर बता देंगे। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित और चलवासी पशु चारण शामिल है।
स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, राख को मृदा में मिलाया जाता है। और जलवासी कृषि व पशुचारण करते हैं। जलवासी कृषि व पशुचारण करते हैं जो पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? तो उत्तर देखिए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 का भी उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? लिखिए। तो देखिए उत्तर, भौगोलिक दशाएं, तापमान की गेहूं की फसल किस प्रकार की जलवायु? तापमान। तो गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय पौधा है, इसे बोते समय लगभग 100 सेंटीग्रेड से तापमान ज़्यादा उपयोग होता है। गेहूं के पकते समय 200 एवं 250 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है। वर्षा, गेहूं को बोते समय शीतल आर्द्र जलवायु एवं पकते समय उष्ण और उष्ण जलवायु चाहिए। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के माध्यमों से की जा सकती है। शीतकाल में वर्षा इस फसल हेतु बहुत ही लाभदायक होती है। भूमि कैसी होना चाहिए? इसकी अच्छी उपज हेतु समतल, उपजाऊ, विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। मिट्टी, गेहूं की उपज हेतु अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उत्तम होती है। यह काली मिट्टी में भी अच्छी फसल देती है। और इसके उत्पादक देश कौन कौन से हो गए? इसके गेहूं के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश हैं। यूरोपीय देश तथा कनाडा में उत्पादित गेहूं की खपत इन्हीं देशों में ही जाती है, इसलिए इनमें से कोई भी गेहूं का निर्यातक नहीं है। भारत में मुख्य रूप से उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार प्रमुख उत्पादक हैं। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मृदा उपयुक्त है? तो देखिए, जलवायु कैसी होना चाहिए? कपास भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है। भारत कपास के पौधों का मूल स्थान है। तब इसकी जलवायु कैसी होना चाहिए? तो कपास उष्ण एवं समशीतोष्णकटिबंधीय की पैदावार है। कपास के पौधे के लिए ग्रीष्म ऋतु में 250 सेंटीग्रेड से तापमान की आवश्यकता होती है। कपास की कृषि हेतु 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं, वहाँ सिंचाई द्वारा पानी की कमी को पूरा करके कपास की खेती की जाती है। पौधों के विकास के समय यदि रुक रुक कर वर्षा होती है तो अधिक लाभदायक है। कपास के पकते समय शुष्क मौसम और खुली धूप चाहिए। ये जलवायु होगी। और मिट्टी कैसी चाहिए कपास के लिए? तो कपास की अच्छी उपज हेतु हल्की बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी चाहिए जो लंबे समय तक पानी को अपने भीतर बनाए रख सके। काली मिट्टी कपास हेतु अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। और इसके प्रमुख कपास उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील एवं मिस्र कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में कपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में पैदा होता है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। क्या है प्रश्न? खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? उत्तर देखिए, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता है और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपके अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये वीडियो के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन सभी वीडियो को या हमारे चैनल के वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिए।